आज हम एक ऐसे कलाकार की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी धुनें मतलब शादियों से लेकर ग्लोबल चार्ट्स तक छाई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं गुरु रंधावा की। लेकिन आज हम सिर्फ उनके हिट गानों की गिनती नहीं करने वाले। हाँ, आज का सवाल कुछ और है। क्या गुरु रंधावा सिर्फ एक एक टैलेंटेड गायक हैं जिन्हें किस्मत से स्टारडम मिल गया, या फिर वो एक बहुत ही चतुर बिजनेस सीईओ हैं जिन्होंने भारतीय संगीत में सफलता का एक नया ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया है? बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी पूरी यात्रा को कवर करते हैं, पंजाब के एक छोटे से गांव से लेकर पिटबुल के साथ स्टेज शेयर करने तक। तो चलिए इस कहानी के बिजनेस, ब्रांडिंग और संगीत की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गुरशरणजोत सिंह रंधावा आखिर गुरु रंधावा बने कैसे। और देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है बदलते हुए भारतीय संगीत उद्योग की, जहां क्षेत्रीय संगीत की ताकत अब बॉलीवुड को भी चुनौती दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुरदासपुर, पंजाब से। 30 अगस्त 1991 को जन्मे गुरशरणजोत सिंह रंधावा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही वो गाते थे, छोटे मोटे शो करते थे। लेकिन जो बात मुझे सच में हैरान करती है वो है उनकी पढ़ाई। दिल्ली आकर उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। ये उनके करियर का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सोचिए, एक तरफ आप बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग की केस स्टडी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ रात को दिल्ली की शादियों और पार्टियों में गा रहे हैं। ये सिर्फ जुनून नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल कैसे? मतलब ज्यादातर कलाकार तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी कला के पीछे भागते हैं ना। यहीं पे फर्क है। MBA करने का मतलब है कि उनके पास हमेशा एक प्लान बी था, एक सुरक्षित करियर का विकल्प। इससे उन पर तुरंत सफल होने का दबाव कम हो गया। वो अपने शुरुआती दिनों में बिना किसी बड़े आर्थिक बोझ के संगीत में प्रयोग कर सकते थे। और दूसरी और ज्यादा जरूरी बात यह है कि MBA ने उन्हें संगीत को एक प्रोडक्ट की तरह देखना सिखाया। ऑडियंस कौन है, मार्केट में गैप कहाँ है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये सब सवाल उनके दिमाग में शुरू से ही थे। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे थे। और ये उनके शुरुआती गानों में भी दिखता है। उनका पहला गाना सेम गर्ल 2012 में आया, जो चला नहीं बिल्कुल, लेकिन वो रुके नहीं। और फिर 2015 में आया पटोला, रैपर बोहेमिया के साथ। ये गाना एक धमाका था। लेकिन यहाँ सिर्फ गाना हिट नहीं हुआ, एक स्ट्रैटेजी सफल हुई। स्ट्रैटेजी, हाँ। बोहेमिया उस समय पंजाबी म्यूजिक एक बहुत बड़े और स्थापित नाम थे। उनके साथ काम करने से गुरु रंधावा को रातों रात वो विश्वसनीयता और पहुंच मिली जो शायद अकेले हासिल करने में उन्हें कई साल लग जाते। ये एक स्मार्ट कोलैबोरेशन था जिसने उन्हें सीधे मेन स्ट्रीम में लॉन्च कर दिया। तो पटोला ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन 2016 से 2019 का जो दौर था वो तो एक रॉकेट लॉन्च जैसा था। सूट, हाई रेटेड गबरू, लाहौर, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। यहाँ क्या हो रहा था? क्या ये सिर्फ अच्छे गाने थे? ये अच्छे गाने तो थे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा थे। अगर हम इन गानों के DNA को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। पहली बात, धुनें बेहद आकर्षक और सरल हैं, मतलब कोई भी उन्हें आसानी से गुनगुना सकता है। बहुत कैची। दूसरी बात, लिरिक्स। उनके गाने सरल, रोमांटिक और पॉजिटिव हैं, कोई डबल मीनिंग नहीं, कोई हिंसा नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, बीट्स। उनके हर गाने में एक ऐसी बीट होती है जो आपको डांस करने पे मजबूर कर देगी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला खोज निकाला था। अच्छा। एक ऐसा साउंड जो युवाओं को सीधे अपील कर रहा था। लेकिन कई आलोचक ये भी कहते हैं कि उस दौर में उनका संगीत बहुत रेपिटेटिव और प्रिडिक्टेबल हो गया था। क्या इस फॉर्मूला ने उनकी रचनात्मकता को एक तरह से सीमित नहीं कर दिया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि एक ही तरह के गाने बनाने से रचनात्मकता सीमित हो सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो उन्होंने एक ब्रांड साउंड बना लिया था। ब्रांड साउंड? हाँ, जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हर जगह एक जैसा लगता है, वैसे ही गुरु रंधावा का गाना सुनते ही पता चल जाता था कि ये उनका है। इस कंसिस्टेंसी ने उन्हें एक भरोसेमंद हिट मशीन बना दिया। मतलब दर्शक जानते थे कि गुरु रंधावा के नए गाने का मतलब है एक और पार्टी एंथम। एग्जैक्टली। और इसी भरोसे ने उनके स्टारडम की नींव रखी। और इसी नींव पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी इमारत खड़ी की, बॉलीवुड क्रॉसओवर। ये कैसे हुआ? क्या म्यूजिक लेबल सीधे फिल्म मेकर से संपर्क करते? ये एक बहुत सोची समझी मशीनरी है और इसके केंद्र में है टी सीरीज जैसा म्यूजिक लेबल। टी सीरीज की पंजाब के संगीत बाजार में बहुत गहरी पकड़ है। उन्होंने इस ट्रेंड को सबसे पहले पहचाना
होता यह है कि एक गाना जो पंजाब और उत्तर भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुपरहिट हो जाता है, तो लेबल उसे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के सामने एक रेडीमेड हिट के तौर पर पेश करता है। ओह, मतलब फिल्म मेकर को एक ऐसा गाना मिल रहा है जो पहले से ही हिट साबित हो चुका है। उनके लिए तो ये जीरो रिस्क वाली बात हो गई। बिल्कुल, फिल्म को एक हिट गाना मिलता है और गाने को मिलता है बॉलीवुड का करोड़ों का दर्शक वर्ग। सही बात है। सूट सूट जब हिंदी मीडियम में आया तो वो सिर्फ एक पंजाबी गाना नहीं रहा, वो एक नेशनल सेंसेशन बन गया। बंजा रानी तुम्हारी सुलू में और हाई रेटेड गबरू नवाबजादे में के साथ भी यही हुआ। हाँ, इस एक रणनीति ने गुरु रंधावा को पंजाब के एक स्टार से उठाकर एक अखिल भारतीय सुपरस्टार बना दिया। ये उनकी सफलता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर 2019 में आया स्लोली स्लोली, अंतर्राष्ट्रीय स्टार पिटबुल के साथ। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये तो एक ऐलान था कि अब वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर खेलने के लिए तैयार है। हाँ, और ये उनकी ब्रांडिंग का अगला चरण था। अब वो सिर्फ एक पंजाबी गायक या बॉलीवुड सिंगर नहीं थे, वो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। इस एक गाने ने दुनिया भर में उनके लाइव शो के दरवाजे खोल दिए। तो संगीत और स्ट्रैटेजी के अलावा उनकी ब्रांड इमेज की भी बहुत बात होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनकी एक क्लीन पॉप इमेज है। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे समझने के लिए हमें उस समय के पंजाबी संगीत के माहौल को देखना होगा। उस दौर में पंजाबी संगीत पर जट कल्चर, हथियारों, बड़ी गाड़ियों और शराब से जुड़े गानों का दबदबा था। हाँ, वो एक अलग ही जोन था। वो संगीत एक खास दर्शक वर्ग को पसंद आता था, लेकिन एक बड़ा तबका, खासकर शहरी मध्यम वर्ग और महिलाएं, उससे खुद को जोड़ नहीं पाते थे। तो इस माहौल में गुरु रंधावा ने एक खाली जगह देखी। उन्होंने सिर्फ जगह नहीं देखी, उन्होंने उस जगह को भरा। उन्होंने एक पारिवारिक, रोमांटिक और पॉजिटिव स्पेस बनाया। उनके गाने ऐसे थे जिन्हें आप अपनी माँ, बहन या बच्चों के साथ कार में सुन सकते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस रणनीति थी। और उन्होंने खुद को भी वैसे ही पेश किया। बिल्कुल, उन्होंने खुद को एक ऐसे लड़के के रूप में पेश किया जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। एक विनम्र, जमीन से जुड़ा, मेहनती लड़का जो छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने पूरे कर रहा है। ये कहानी उनके संगीत से ज्यादा बिकी। लेकिन ये सफर हमेशा इतना आसान नहीं रहा। जुलाई 2020 में वैंकूवर, कनाडा में एक शो के बाद उन पर हमला हुआ। ये एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली घटना थी। हाँ, वो एक बहुत ही भयानक घटना थी। एक कलाकार के लिए जिसकी पूरी कमाई और पहचान लाइव परफॉर्मेंस पर टिकी हो, दर्शकों के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करना एक बहुत बड़ा मानसिक आघात हो सकता है। उन्हें सिर पर चोटें भी आई थीं। हाँ, और उन्हें कुछ समय के लिए स्टेज से दूर रहना पड़ा। हमारे सूत्रों में इस बात का कोई जिक्र है कि इस घटना ने उनके संगीत या उनके स्टेज प्रेजेंस को कैसे प्रभावित किया। मतलब क्या वो ज्यादा सतर्क हो गए या उनके गानों के विषय बदले? देखिए, सीधे तौर पे उनके संगीत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन एक बात साफ है, उनकी वापसी बहुत मजबूत थी। उन्होंने इस घटना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुछ महीनों के ब्रेक के बाद वो और ज्यादा ऊर्जा के साथ वापस आए। ये उनकी मानसिक दृढ़ता को दिखाता है। शायद इस घटना ने उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि स्टारडम के साथ क्या खतरे आते हैं, और इसने उन्हें एक व्यक्ति के तौर पे और मजबूत बनाया। और उनकी वापसी वाकई दमदार रही। 2021 के बाद से उन्होंने डांस मेरी रानी, तेरा साथ हो जैसे कई हिट गाने दिए और 2022 में मैन ऑफ द मून नाम से एक पूरी एल्बम भी रिलीज की। ये उनके संगीत में एक नए दौर जैसा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर एक सच्चा कलाकार एक बिजनेस सीईओ से आगे निकल जाता है। मैन ऑफ द मून एल्बम और उसके बाद के गाने दिखाते हैं कि वो अब अपने बनाए हुए फॉर्मूले से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अब प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, वो अब प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह के प्रयोग? जैसे डांस मेरी रानी में नोरा फतेही के साथ उनका वीडियो बहुत हिट हुआ, लेकिन उसका साउंड उनके पुराने गानों से काफी अलग था। उस गाने में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एफ्रोबीट्स का इस्तेमाल। जब हम एफ्रोबीट्स और पंजाबी पॉप के फ्यूजन की बात करते हैं तो सोचिए, पंजाबी ढोल की भारी दमदार बीट के साथ अफ्रीकन ड्रम का हल्का लयबद्ध पॉलीरिदमिक पैटर्न। वाह! डांस मेरी रानी में ये फ्यूजन साफ सुनाई देता है। ये सिर्फ एक नया साउंड नहीं है, ये ग्लोबल डांस फ्लोर के लिए बनाया गया संगीत है। तो ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को दिखाता है। बिल्कुल, वो अब सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीत बना रहे हैं। और उन्होंने यो-यो हनी सिंह जैसे बड़े कलाकारों के साथ डिजाइनर जैसे गानों में भी काम किया। ये दिखाता है कि वो अब सुरक्षित नहीं खेल रहे हैं बल्कि खुद को चुनौती दे रहे हैं। सही कहा, यही एक सफल कलाकार की निशानी है। वो अपनी जड़ों यानी पंजाबी मेलोडी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो R&B, EDM और एफ्रोबीट्स जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स को अपनाने से भी नहीं हिचकिचा रहे।
ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। बहुत मुश्किल, लेकिन वो इससे साधने में कामयाब हो रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो हमारे हाथ क्या लगता है? गुरदासपुर से निकला एक लड़का जिसने एमबीए किया, एक सफल म्यूजिकल फॉर्मूला बनाया, बॉलीवुड को जीता और अब ग्लोबल साउंड के साथ प्रयोग कर रहा है। हमारे हाथ एक ब्लूप्रिंट लगता है। उनकी सफलता के पीछे कई स्तंभ हैं। पहला, आकर्षक और सुलभ संगीत। दूसरा, एमबीए वाली बिजनेस सोच और सही स्ट्रैटेजी, खासकर बॉलीवुड क्रॉसओवर। तीसरा, उनकी वो क्लीन इमेज, बिल्कुल एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई क्लीन और प्रेरणादायक ब्रांड इमेज। और चौथा, जो अब दिख रहा है, वो है समय के साथ बदलने और संगीत में लगातार नए प्रयोग करने की हिम्मत। ये सिर्फ किस्मत नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सधा हुआ खेल है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत दिखाते हैं कि गुरु रंधावा पंजाबी पॉप, बॉलीवुड और एफ्रोबीट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत का एक सफल मिश्रण तैयार कर रहे हैं। वो एक क्षेत्रीय कलाकार हैं जिनकी पहुंच अब वैश्विक हो चुकी है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से संगीत की भौगोलिक सीमाएं खत्म हो रही हैं, क्या भविष्य का अगला ग्लोबल सुपरस्टार सीधे बॉलीवुड की बड़ी मशीनरी से आने के बजाय भारत की किसी क्षेत्रीय संगीत उद्योग से आएगा? क्या गुरु रंधावा की सफलता का ब्लूप्रिंट अपनाकर कोई पंजाबी, तमिल या बंगाली कलाकार अगला अंतर्राष्ट्रीय सेंसेशन बन सकता है? ये देख, दिलचस्प सवाल है जो भारतीय संगीत के भविष्य की दिशा तय करेगा।